हेलो, माय नेम इज़ जहेंद्र सिंह एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इनकम अंडर दी हेड सैलरीज। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स के अंदर। अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है इसका और थ्योरेटिकल भी बन सकता है। तो ये वीडियो अगर आप ढंग से देखते हो तो हम अब एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं जो कि पहली हम वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल थ्योरेटिकल और बहुत ही आसानी से। सबसे पहले हम समझने वाले हैं सैलरी का मीनिंग। इंट्रोडक्शन पहले हम समझेंगे कि सैलरी होती क्या है, कैसे सैलरी को हम माना जाए, सैलरी को प्लेस ऑफ चार्ज क्या होता है, ये चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सैलरी का बिल्कुल इंट्रोडक्शन, फिर ऐसे ऐसे करते करते हम इसका चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी की, और सैलरी को हम थोड़ा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। बजाय अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सैलरी को थोड़ा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप जॉब करोगे, अब जॉब जब भी हम करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप जब जॉब करोगे तो आपको क्या मिलेगी, सैलरी। बट सैलरी होती क्या है? सैलरी होती है कि एक एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा एम्प्लॉय। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। जब तक ये रिलेशनशिप नहीं होगा, यानी कि एक एम्प्लॉयर होना चाहिए, कोई एम्प्लॉय होना चाहिए, अगर जब तक ये नहीं होगा तब तक हम उसको सैलरी नहीं मानेंगे। क्योंकि कभी भी किसी को कोई पैसा दे रहा है इसका मतलब वो सैलरी नहीं कहेंगे। सैलरी तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ना हो। अगर कोई मालिक है और आप उसके नीचे काम कर रहे हो, उसने आपको रखा हुआ है एज एन एम्प्लॉई, यानी कि मालिक और नौकर ये होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप है उसमें आपको सैलरी मिल रही है, दैट इज़ नॉट सैलरी। वो सैलरी कंसिडर नहीं कर सकते हम। पार्टनरशिप हम कर रहे हैं, हम आपस में दोस्त है और वो आपस में पैसा दे रहा है, ये एम्प्लॉय नहीं है। एक मालिक होना चाहिए और एक नौकर होना चाहिए। मालिक ने आपको रखा हुआ है, जो आपको एम्प्लॉय आपको दे रहा है सर्विसेज, ठीक है। एम्प्लॉय क्या दे रहा है आपको, सर्विसेज। जो जिस चीज़ के लिए आपको रखा हुआ है एम्प्लॉय आपको सर्विसेज दे रहा है, और एम्प्लॉयर उसके बदले में उसको दे रहा है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन कुछ भी हो सकती है, वो कैश में दे सकता है, वो किसी भी तरीके से उसको पैसे दे रहा है, कैश में या काइंड में कुछ बेनिफिट्स दे रहा है उसको, वो सब रेम्यूनरेशन सैलरी कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, सर्विसेज वो दे रहा है, उसके बदले में उसको कोई पैसा दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सैलरी। इसको बोलेंगे सैलरी, इसको बोलेंगे, ठीक है। सैलरी को समझ आ गया आपको कि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई मेरा एजेंट है उसको मैं पैसा दे रहा हूँ, कमीशन इज नॉट सैलरी, ठीक है। एजेंट के तौर पे काम कर रहा है वो, इसलिए मेरी बात पूरी नहीं सुनेगा। वो एजेंट है, पूरा का पूरा वो जब तक मेरी बात नहीं सुनेगा तब तक मैं उसको सैलरी कंसिडर नहीं कर सकता। वो एज एन एजेंट अगर काम कर रहा है, दैट इज़ नॉट कि वो मेरा एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय होता है कि जो मेरी बात पूरी सुने, मेरे सिस्टम के साथ चलेगा, कुछ भी अपनी नहीं चला सकता। वो मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा। मैंने उसको रखा हुआ है, उसको मैं जब मर्जी निकाल सकता हूँ, और जब मर्जी वो मेरी ही बात सुनेगा और मेरे से ही पैसे लेगा, और वो एम्प्लॉय रिलेशनशिप बन जाता है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले यहाँ से इनकम अंडर दी हेड सैलरीज। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिवाइड हो रखा है सेक्शन 15 to 17 में। 15 to 17 सेक्शन में पूरा का पूरा इनकम अंडर दी हेड सैलरीज है। तो चलिए हम थोड़ा सा, अब मैं जूम कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखो, सैलरीज का मतलब क्या लिखा हुआ है। एनी रेम्यूनरेशन paid by an employer to his employees in consideration of his services is known as salary। कोई भी रेम्यूनरेशन, मैंने वो क्या बताया, रेम्यूनरेशन जब भी वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है कि कुछ भी पैसा दे सकता है, वो किसी भी तरीके का पैसा दे रहा है। अब वो कैश में दे, चाहे वो
ऐसा पैसा दे रहा है जो कि आप उसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कैश में नहीं दे रहा, आपको फ्री में कोई घर दे दे रहने के लिए। ठीक है, आपको भाई घर चाहिए, सैलरी से आप घर लोगे तो उसने आपको घर ही दे दिया, तो उसको भी हम सैलरी बोलेंगे। तो एनी रेम्युनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विसेज, सर्विसेज दे रहा है, ऐसा नहीं फ्री में दे आपको दे रहा है, सर्विसेज आपको मिल रही है, उसके बदले में कोई भी आपको रेम्युनरेशन दे रहा है एम्प्लॉयर, इट इज़ कॉल्ड सैलरी। और जो मैं आपको बता रहा था रेम्युनरेशन में क्या क्या आता है, दो चीज़ें आएगी, एक मॉनेटरी वैल्यू पैसों में जो आपके हाथ में दी जाएगी पैसों में, एक बेनिफिट्स, बेनिफिट्स जैसे कि आपको कोई कार दे दी है, तो अगर कार दे दी है एम्प्लॉयर ने, इसको सैलरी बोलेगी, बेनिफिट्स की फॉर्म में दी आपको कार दे दी, एम्प्लॉयर ने आपको कार दे दी, आपको घर दे दिया रहने को, हाउस दे दिया, दैट इज कॉल्ड सैलरी। समझ आ रही बात? तो ऐसे कुछ भी बेनिफिट्स दे रही है या मॉनेटरी वैल्यू दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सैलरी। समझ आ गया अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 15 फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल। अब सेक्शन 15 में बता रखा है कि हमें ये तो समझ लें कि सैलरी क्या होती है, कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए तो उसको सैलरी बोलेंगे। लेकिन अब हम समझते हैं कि सेक्शन 15 में बता रखा है कि सैलरीज जो आपको मिल रही है वो भी कौन सी टैक्सेबल होगी, क्योंकि अब यहाँ पर हम समझते हैं टैक्सेबल, क्योंकि जब तक सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी तब तक हम ये इनकम टैक्स क्यों बढ़ रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि सैलरी टैक्सेबल कौन कौन सी होती है, वो हमें बता रखा है सेक्शन 15 में। चलिए एक बात करते हैं। सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन द प्रीवियस ईयर। सैलरी जो ड्यू हो रखी है एम्प्लॉयर से या कोई पुराना एम्प्लॉयर, फॉर्मर एम्प्लॉयर, जैसे कि आप पिछले साल जॉब करते थे किसी कंपनी में, अब वहाँ पर सैलरी ड्यू चल रही है, यानी कि सैलरी आपको मिलनी थी पर मिली नहीं है, सैलरी मिलनी थी पर मिली नहीं है, और वो उसको हम टैक्सेबल करेंगे प्रीवियस ईयर में। ये वो कह रहा है। फॉर्मर एम्प्लॉयर से अगर आपको प्रीवियस ईयर में सैलरी मिलनी थी, प्रीवियस ईयर कौन सा, जहाँ पर आप इनकम कमाते हो, ठीक है, तो अगर आपको सैलरी मिलनी थी, अगर आपको वो नहीं मिली है, वो आपकी टैक्सेबल होगी। साथ ही साथ पुरानी कंपनी को तो देखेंगे, अगर नई कंपनी में भी आपको कोई ड्यू चल रही थी सैलरी प्रीवियस ईयर में, उसको भी हम टैक्सेबल करेंगे, एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर प्रीवियस ईयर में, चाहे वो पे हुई हो। देखना, ध्यान समझना, ड्यू का मतलब क्या है, वो पे नहीं हुई है, तो यहाँ पर वो लिखना है कि यहाँ पर पे नहीं हुई है वो, तभी तो ड्यू कह रहे हैं ना हम इसको। बट यहाँ पर देखो ध्यान से एक बात समझने वाली है, सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नोट। ये जो ड्यू सैलरी है, चाहे वो पे हो चुकी हो या नहीं हुई हो, उसको टैक्सेबल करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? कि आपकी ड्यू चल रही थी और आपको पे कर दी गई बाद में जाके, तो उसको टैक्सेबल करना ही करना है। तो वो चीज़ कह रहा है कि कोई भी सैलरी ड्यू है, ड्यू का मतलब कि वो सैलरी आपको पे होने वाली है या हो चुकी है, वो सैलरी आपकी टैक्सेबल होगी। ये लिखा हुआ है वेदर पेड और नोट, चाहे वो पे ड्यू वाली सैलरी पे हो चुकी हो आपको प्रीवियस ईयर के अंदर। अब यहाँ पर आप सीधा फिर ये सर लिखो ना, पेड और अलाउड नहीं। अभी ध्यान समझना, ये पॉइंट आपको अगला पॉइंट में समझ में आएगा कि अगर आप कह रही हो कि पे हो चुकी है तो ड्यू क्यों बोल रहे हैं, अभी आपको अगले पॉइंट में समझ में आएगा कि वेदर पेड और नॉट। अब अगला पॉइंट आपको ध्यान समझना है, सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर। क्या मतलब है कि जो सैलरी आपको पे करी गई प्रीवियस ईयर में आपके एम्प्लॉयर से या पुराना एम्प्लॉयर से या उनके बिहाफ से, ऑन बिहाफ भी यहाँ पर आ गया कि उनके बिहाफ से भी हो सकता है आपकी पे करी हो, वो सैलरी टैक्सेबल होगी। यहाँ पर आपको ध्यान समझने वाली है वेदर ड्यू और नोट। ये देखो इसमें लाइन देखो अभी लिखी हुई है, वेदर ड्यू और नोट, यानी कि ये ड्यू पेड आपको कर दी गई है, चाहे वो ड्यू हुई थी या नहीं हुई थी, वो सैलरी आपकी टैक्सेबल होगी। यानी कि ये कहना चाह रहा है, पहले में क्या कहा था इसने कि सैलरी ड्यू हो रखी है। अब ड्यू हो रखी है, चाहे उसको पे कर दिया गया हो, मतलब ये होता है ना सैलरी आपकी ड्यू चल रही है,
ड्यू सैलरी का मतलब ये नहीं होता आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी आपको ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग सैलरी अलग होती है। सैलरी ड्यू का मतलब आपकी सैलरी बनती थी इतनी और आपको इस डेट पे मिलनी थी, अब वो आपकी वो ड्यू सैलरी जो थी वो आपको मिल चुकी है या नहीं मिली है, उसको टैक्सेबल करेगी। ये पहला पॉइंट था, समझ आ रही बात। आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं कह रहा था ये, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं कह रहा था, ये कह रहा था ड्यू, जो ड्यू हो रखी थी, ड्यू हो रखी थी, क्योंकि सैलरी ड्यू होती है पहले फिर पे होती है ना। आपकी कोई सैलरी 1 तारीख को मिलनी है तो पहले ड्यू होगी उसके बाद मिलेगी, तो अब वो ड्यू वाली जो सैलरी है वो मिल गई है या नहीं मिली है गवर्नमेंट कह रही है उससे मतलब नहीं है, तो आपकी जो ड्यू सैलरी थी वो मिल गई है नहीं मिली है, क्योंकि सैलरी को सैलरी ड्यू ही बोलते हैं, ठीक है। जो सैलरी आपको मिलनी है उसको बोलेंगे ड्यू सैलरी, क्योंकि वही आपको मिलनी थी ना, तो वो आपको मिल गई है या नहीं मिली है उससे मतलब नहीं है, वो आपकी सैलरी टैक्सेबल होगी। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आपको जो सैलरी मिल चुकी है, अब वो चाहे ड्यू हुई थी या नहीं हुई थी वो भी टैक्सेबल होगी, यानी कि एडवांस सैलरी भी कह रहा है ये यहाँ पर जो पॉइंट समझने वाला पॉइंट है वो है एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल होगी, क्योंकि वेदर ड्यू, भाई अगर ड्यू होगी पहले, अभी आपको समझ मारता हूँ कि ड्यू होएगी तभी तो पे होगी, लेकिन कभी कभी ड्यू ही नहीं हुई, आपको पहले ही पे कर दी गई है, तो वो भी सैलरी टैक्सेबल होगी। ये लिखा हुआ है वेदर ड्यू और नोट, चाहे ड्यू हुई भी नहीं है वो, ये समझ आ रही बात। और दूसरा उसमें था कि ड्यू सैलरी आपको वेदर पेड और नोट, कि ड्यू सैलरी आपकी जो है वो पे कर दी गई है या नहीं हुई है वो पे होगी, कि यहाँ पर ड्यू सैलरी अगर पे कर दी गई है यानी कि पहले ही पे कर दी गई होगी वो भी टैक्सेबल है, ठीक है। या ड्यू सैलरी आपको बाद में पे कर दी गई है वो भी टैक्सेबल है। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि ड्यू सैलरी या तो पहले ड्यू सैलरी से पहले आपको पेमेंट कर दी गई है या ड्यू सैलरी के बाद पेमेंट कर दी गई है, वो सारी सैलरी टैक्सेबल है। समझ आ गया अच्छे से बात। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो मैं आपको बार बार कहता था आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो इसमें लिखा हुआ है एनी अरियर ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर। अरियर ऑफ सैलरी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरी। आउटस्टैंडिंग बेसिकली क्या होता है कि जो मुझे पे करना था बट मैंने किया नहीं है। अरियर यहाँ पर यूज़ होता है सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जहाँ पर कोई आपको रिकरिंग पेमेंट करनी होती है, बार बार आपको कोई पेमेंट कर रही है, हर मंथली आपको पेमेंट करनी होती है, वहाँ पर हम वर्ड अरियर यूज़ करते हैं कि अगर आप वो पे नहीं कर रहे हो तो उसको अरियर बोलते हैं। और ज़्यादातर जितनी भी सैलरी की पेमेंट होती है वो सब अरियर में पे होती है, ड्यू होने के बाद पे होती है, उसको अरियर बोला जाएगा। फिर कि जो आपको सैलरी ड्यू हो गई है, अब आप उसको पे नहीं कर रहे तो उसको बोला जाता है कि ये सैलरी अरियर्स में है, ये पे करनी थी पर आपने नहीं करी है। अरियर इज़ अ सिनोनियम ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो अरियर और आउटस्टैंडिंग में कंफ्यूज ना होना, बस अरियर आपका रिकरिंग जो पेमेंट होती है और जो बार बार आपको लीगल ज़्यादातर टर्म में यूज़ होती है, ये जो आपको लीगली आपको जो पेमेंट करनी होती है, ये जो आपको हर मंथली क्वार्टरली जो ऐसे पेमेंट करनी होती है वहाँ पर अरियर्स यूज़ होता है, बिकॉज वो सारी पेमेंट ज़्यादातर अरियर्स में होती है, ड्यू होने के बाद पे होती है। तो वही कह रहे हैं कि जो अरियर ऑफ सैलरी यानी कि आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरी पे कर दी गई है, अलाउड कर दी गई है प्रीवियस ईयर में पिछले साल, मतलब जहाँ पर आप कमा रहे थे, बाय ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉय, ये तो आएगा। एक और चीज़ यहाँ पर है, but these salaries are not taxed in previous years। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि ये सैलरी टैक्सेबल तभी होगी जब ये जो आपको सैलरी मिली अरियर वाली प्रीवियस ईयर में, वो उसके पिछले साल आपके प्रीवियस ईयर के भी पिछले जो प्रीवियस ईयर आ रहे हैं वहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगी वो। अगर वो पिछली सैलरी थी, सपोज करते हैं आपकी जो सैलरी थी आपको 2022 चल रहा है, ये आपका सपोज करते हैं प्रीवियस ईयर है, ठीक है। यहाँ पर आपकी कैलकुलेट हो रही है कि आपने इनकम कितनी कमाई थी, लेकिन 2021 में अरियर ऑफ सैलरी थी कोई, ठीक है, और वो आपको 2022 में मिली है। गवर्नमेंट कह रही है इसमें टैक्स लगेगा, बट ये गवर्नमेंट कह रही है कि कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये टैक्स इस पे ना लग गया हो, यानी कि ये वो जो सैलरी थी अरियर वाली जो आपको 2022 में मिली है,
वो सैलरी उसके पिछले सालों में कहीं टैक्स तो नहीं उस पर लग गया है कि, यानी कि आपने वो इंक्लूड तो नहीं कर दिया अपनी इनकम में। अगर आपने, क्योंकि इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं वो, बट आपने अगर कर दी है वो अरियर ऑफ सैलरी इंक्लूड कर दी है, बिकॉज अरियर ऑफ सैलरी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे भाई लिखा होता ड्यू कि कोई भी सैलरी ड्यू हो रखी है, वो पे हुई है कि नहीं हुई है, वो आपकी सैलरी आ सकती है। तो अगर अरियर ऑफ सैलरी ये पिछले सालों में कहीं आपने इनकम में जोड़ दिए सैलरी के और वो टैक्स हो चुकी है, तो वो सैलरी आपने इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है, वो सैलरी इंक्लूड नहीं करनी है। अरियर ऑफ सैलरी तभी इंक्लूड करनी है, वो जो पे हुई है आपकी प्रीवियस ईयर में, वो तभी इंक्लूड करनी है अगर उस पर टैक्स पिछले साल उसके पिछले सालों में नहीं लगाओ। तो तीनों पॉइंट समझ में आ गए। पहला है कि ड्यू हो रखी है, अब वो पे हुई या नहीं हुई, ड्यू हो गई है, वो आपकी सैलरी कोई भी ड्यू चल रही है प्रीवियस ईयर में, वो पे करी गई है आपकी या नहीं करी गई है, उस पर टैक्स लगेगा। दूसरा पॉइंट था कि वो पे कर दी गई है, अब वो ड्यू हुई है कि नहीं हुई है उससे वो मतलब नहीं, यानी कि दोनों में घुमा फिरा के एक पॉइंट आ रहा है। एडवांस सैलरी टैक्सेबल होगी, आपकी जो पे करी गई है सैलरी वो टैक्सेबल होगी, और साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग सैलरी भी टैक्सेबल होगी। खत्म पॉइंट। ड्यू हो रखी सैलरी टैक्सेबल होगी, ठीक है, ड्यू हो रखी है, अब वो पे करी गई है नहीं करी गई है, वो ड्यू के बाद अरियर बन गई है, सब सैलरी टैक्सेबल होगी, इवन एडवांस भी सैलरी टैक्सेबल, ठीक है, ड्यू, एडवांस, अरियर। आगे बढ़ते हैं। ड्यू, एडवांस, अरियर या पेड, ये सब टैक्सेबल होगी। कंडीशन मैंने आपको बता दी भाई, इसमें ये थी कि वो पिछले सालों टैक्सेबल। अगला हम पॉइंट समझते हैं वो है प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ बेसिस। ये इस पॉइंट को ध्यान से समझ लें आप, ठीक है, इस पॉइंट को अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, क्या मतलब है इसका? ये तो हमने समझ लिया कि सैलरी टैक्सेबल कौन कौन सी होगी, बट अब ये समझते हैं कि ये जो सैलरी है इसको टैक्सेबल कैसे करा जाएगा। इंडिया में करा जाएगा, क्योंकि कुछ लोग इंडिया के बाहर सैलरी कमा रहे होते हैं, कुछ लोग इंडिया के अंदर कमा रहे होते हैं, तो कहाँ पर ये सैलरी टैक्सेबल होगी? प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी कहाँ पर टैक्सेबल होगी? एक्रूअल का मतलब कि वहाँ पर हम उसको टैक्सेबल करेंगे, तो हम मानेंगे कि ये सैलरी यहीं से आई है, एक्रूअल कि सैलरी यहीं से जनरेट हुई है। वो कहाँ से पता चलेगा? देखो पहला पॉइंट, सैलरी अर्नड इन इंडिया। अगर कोई भी सैलरी आप इंडिया में कमा रहे हो, अब वो चाहे कंपनी बाहर की है, चाहे एमएनसी में काम कर रहे हो, चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हो, इंडिया में सैलरी कमा रहे हो, तो वो सारी की सारी माना जाएगा कि वो इंडिया में अराइज हुई है। एक्रू और अराइज, इंडिया में ही वो अराइज हुई है, वो ये माना जाएगा। समझ आ रही बात? कि ये माना जाएगा कि वो इंडिया में ही फॉर्म हुई है सैलरी। अगला है हमारा लीव सैलरी। कभी कभार क्या होता है कि आप सैलरी आपको मिल रही होती है, आप छुट्टियों पे चले जाते हो बाहर के लिए, आपने छुट्टियां ले ली है, बट आपने छुट्टियों की भी आपने सैलरी आपको मिल रही है, बिकॉज आपकी होती है लीव सैलरी से बोलते हैं कि आपने छुट्टियां ले ली 15 दिन की, बट आपका बैलेंस था, आपने कंपनी में बैलेंस दे रखा था कि आप 15 दिन की छुट्टी ले सकते हो, आपकी सैलरी 1 रुपया नहीं कटेगी, वो 15 दिन की भी सैलरी मिलेगी, उसे बोलते हैं लीव सैलरी। तो लीव सैलरी अर्न आउटसाइड इंडिया, वो बाहर चला गया लेकिन सैलरी आपको मिल रही है उसको भी, तो वो भी सैलरी माना जाएगा डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। डीम्ड कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो सैलरी ठीक है, आप बाहर हो, आपको सैलरी क्रेडिट होगी, बट वो यही माना जाएगा क्योंकि आपकी कंपनी तो इंडिया में थी ना, आप तो छुट्टियों के लिए गए हो बाहर बस, तो वो सैलरी अराइज इंडिया में ही हुई है, इंडिया से ही अराइज हुई है, यही माना जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, कभी कभार आपको पेंशन मिल रही होती है, कोई पर्सन रिटायर हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कभी कभार क्या होता है, ये कोई पर्सन रिटायर हो चुका है अपने जॉब से और वो बाहर चला गया है, आउटसाइड इंडिया चला गया है, और उसको वहाँ पर पेंशन मिल रही है आउटसाइड इंडिया सेटल। जैसे मैं आपको बताया, पिछले पॉइंट से आप रेड कर रहे होगे कि जैसे कि ये बंदा इंडिया में सैलरी कमा रहा था बट कुछ टाइम के लिए बाहर चला गया, ऐसे ही ये भी बंदा इंडिया में ही सैलरी कमा रहा था, कुछ टाइम के लिए बाहर चला गया, तो इसको पेंशन मिल रही है, पहले इंडिया में मिल रही थी, अब बाहर मिल रही है, तो क्या दिक्कत है? मिल तो पहले इंडिया में रही थी ना, तो इसको क्या माना जाएगा? डीम टू अर्न इन इंडिया, कि ये माना जाएगा कि ये इंडिया में ही कमा रहा है, इंडिया में ही कमा रहा है, भले ही थोड़ी देर के टाइम बाहर चला गया वो। ठीक है। चौथा पॉइंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रांसफर टू आउटसाइड इंडिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडिया में थे, कोई पर्सन था, सिटीजन था इंडिया का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसको ट्रांसफ़र कर दी गई उसकी जॉब आउटसाइड इंडिया के अंदर, तो उसको यही माना जाएगा क्योंकि वो इंडिया में ही पहले कमा रहा था, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, बस परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है कि इंडिया में कंपनी। देखो, जब भी कंपनी इंडिया में आ रही है,
एक बहुत सिंपल सा बात बताता हूँ। इंडिया में कोई भी बंदा है, वो इंडिया में अगर कंपनी थी, इंडिया में कमा रहा है, अब वो चाहे बाहर जाए या इंडिया में कमाए, उसकी सैलरी मानी जाएगी कि वो इंडिया की ही है, इंडिया में ही टैक्सेबल होगी, वो उसकी टैक्सेबल होगी। अब वो जैसे कि इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया आउटसाइड इंडिया, जॉब तो इसकी इंडिया में ही है ना, बस ट्रांसफ़र कर दिया गया, कंपनी तो इंडिया में ही है इसकी। दैट्स वाई ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई वाला ये भी इंडिया को टैक्स देगा। भले ही वो आउटसाइड इंडिया को ट्रांसफ़र कर दी गई है, बट कंपनी इसकी इंडिया में ही थी, इसलिए इसका टैक्सेबल होगा। तो इसको माना जाएगा कि ये एक्रू और राइज इंडिया में ही हो रही है। एक बात ध्यान रखना कि जो भी आउटसाइड इंडिया वाला ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इसका जो अलाउंसेस है और परक्यूजिट वो टैक्सेबल नहीं होगा। कि क्या होता है अलाउंसेस और परक्यूजिट, वैसे इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये जो हमने बात करी थी यहाँ मॉनेटरी वैल्यू की, ये मॉनेटरी वैल्यू को बोलते हैं अलाउंसेस। इसके अंदर अलाउंसेस नहीं बोलते डायरेक्टली। सैलरी आपको मिलती है, जो सैलरी के अलावा कुछ आपको बेनिफिट मिलते हैं। सैलरी के अंदर कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि आपको सैलरी आपको मिलती है, एक होता है बिल्कुल बेसिक सैलरी, एक होता है बेसिक सैलरी, यानी कि ये सैलरी आपको मिल रही है, जैसे कि आपको 15,000 रुपये आपको मिल रही है कैश में, ये आपकी बेसिक सैलरी है। बट सैलरी की कुछ अलावा भी चीज़ें मिलती है जो टोटल मिला के आपकी सैलरी बनती है। सैलरी के अलावा कुछ कैश के आपको चीज़ें मिलती है, कैश में बेनिफिट। सपोज करो आपके घर में शादी है, आपने कहा कि मुझे ना मैरिज अलाउंस चाहिए, तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपको ठीक है, सॉरी कंपनी कह रही है ठीक है आपको एक दे दिया जाएगा सैलरी के अलावा चीज़। आपने कहा कि मुझे ना रेंट देना पड़ता है बहुत ज़्यादा, मैं घर में रहता हूँ, रेंट देना पड़ता है, तो मुझे उसका अलग से पैसा चाहिए, सैलरी की इंक्लूड करके मुझे दो। तो ठीक है, तो आपको जो बेनिफिट दिए जाते हैं अलग से कैश में सैलरी के अलावा, उसको अलाउंसेस बोलते हैं, ठीक है। और जो बेनिफिट दिए जाते हैं कैश में नहीं, नॉट इन कैश, उसको परक्यूजिट बोला जाता है। ये सब टोटल मिला के सैलरी को फॉर्म करते हैं। मॉनेटरी वैल्यू जो होती है वो तो सैलरी के अंदर आ जाती है, अलाउंसेस इंक्लूड हो जाते हैं सैलरी के अंदर, परक्यूजिट नहीं हो पाते क्योंकि वो कैश में हम नहीं जान सकते। तो अलाउंसेस और परक्यूजिट्स कुछ भी मिलेंगे आपको, यानी कि कैश में कुछ फ़ायदा मिल रहा है आपको सैलरी के अलावा, या कुछ बेनिफिट्स मिल रही है, वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे। जो बाहर का बंदा को शिफ्ट कर देगी कंपनी, आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर कर देगी, उसके लिए। समझ आ गया आपको? तो सिंपल सा पॉइंट थे कि जो आप सैलरी इंडिया में कमा रहे हो या इंडिया में थे, आपने लीव ले ली तो वो भी टैक्सेबल है, या इंडिया में ही हो आपको पेंशन मिल रही थी, आप बाहर चला गए तब भी वो टैक्सेबल है पेंशन, या इंडिया में ही हो ट्रांसफ़र कर देंगे तब भी टैक्सेबल है। तो ऐसे चीज़ों को टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक समझने वाला पॉइंट है कि क्या ये सारे के सारे पर्सन इंडिया के सिटीज़न हो गए? ज़रूरी है ये चीज़ होना? उसके लिए एक ना इनकम टैक्स में आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर भी रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के ऊपर, कि भाई रेजिडेंस और टैक्स लायबिलिटी कैसे होती है। मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ आपको कि कोई पर्सन अगर इंडिया का रहने वाला है उसको तो टैक्स देना ही पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कभी कभार फ़ॉरेन वाले को भी टैक्स यहाँ देना पड़ता है। इंडिया का रहने वाला नहीं है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ से पैसा कमा रहा है, यानी कि कुछ भी उसकी इनकम इंडिया से अराइज हो रही है, मैंने आपको सिंपल से पॉइंट बता रहा हूँ, एक्रू और अराइज, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसी की भी सैलरी या किसी की भी इनकम एक्रू इंडिया में हो रही है, इंडिया से जनरेट हो पा रही है, वो टैक्सेबल होगी। अब वो चाहे इंडिया का रहने वाला है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया का रहने वाला है तो टैक्सेबल होगी, लेकिन इंडिया का रहने वाला नहीं भी है तो भी उसके टैक्सेबल होगी, अगर ध्यान रखना, अगर वो इंडिया में एक्रू हो रही है। इसलिए आपकी बुक में कहीं पे भी आपको ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा पहला दो, इसमें लिखा होगा गवर्नमेंट सिटीजन होना चाहिए, बाकी पॉइंट में नहीं लिखा होगा क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इंडिया में हो या नहीं हो, सैलरी आपको मिल रही थी इंडिया से, एक्रू इंडिया से हो रही थी, तो वो कोई भी बंदा हो टैक्सेबल होगी उसकी, ठीक है, उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। यहाँ पर इसमें लिखा होगा आपकी बुक में कि सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, भाई सिटीज़न होना चाहिए, इसमें खाली ये पॉइंट लिखा होता इन केस ऑफ सिटीज़न ऑफ इंडिया। यहाँ पर बुक में आपके बिल्कुल अलग से ये पॉइंट लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ सिटीज़न, यहाँ पर सिर्फ सिटीज़न की बात करी गई है कि इंडिया का रहने वाला है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इंडिया का रहने वाला है और आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरी ब्रांच में इंडिया के बाहर, तभी तो वो टैक्सेबल होगा ना, उसकी एक्रू या राइज इंडिया में मानी जा रही है, ठीक है। अगर वो इंडिया का रहने वाला ही नहीं है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया बाहर, वो तो बाहर का पहले ही रहने वाला था, तो उसकी सैलरी टैक्सेबल होगी तब भी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो इंडिया का ही, वैसे तो इन केस ऑफ सिटीज़न लिखा हुआ है,
इसका मतलब फॉरेन एम्प्लॉई आपका है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉरेन वाला, वो टैक्सेबल उसकी सैलरी नहीं हो पाएगी फिर। अगर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बाहर और उसकी सैलरी एक्रूराइज इंडिया में ही हो रही है, ये बात ठीक है, लेकिन बाहर का रहने वाला है तो आपके सिंपल सी पॉइंट लिखा हुआ है तो आपकी ये सैलरी टैक्सेबल नहीं हो पाएगी, ठीक है, नहीं हो पाएगी। मैं उसका भी आपको बड़ा सिंपल सा रीज़न बताता हूँ। क्योंकि ये बेसिकली जो बाहर का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ट्रांसफ़र हो गया आउटसाइड इंडिया, तो उसको जो सैलरी मिल रही है वो बाहर ही मिल रही है, यानी कि वो कमा भी बाहर रहा है और उसको मिल भी, रिसीव भी वही हो रही है। कभी कभार क्या होता है, कमाई यहाँ पर जितने भी आप पॉइंट देखोगे तो कमाई इंडिया से हो रही है, बार बार आपने लिखा होगा अर्न इन इंडिया, अर्न इन इंडिया, तो ही टैक्सेबल इंडिया में हो रही है ना। लेकिन अगर अर्न नहीं हो रही इंडिया में, वो बाहर ही कमा रहा है, आपका ट्रांसफ़र मतलब आउटसाइड इंडिया में उसको ऑफिस में भेज दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक था, उसको आउटसाइड इंडिया के अपने ऑफिस में भेज दिया, तो उसको सैलरी वही मिल रही है, तो यानी कि जनरेट भी वही हो रही है, अर्न भी वही कर रहा है, रिसीव भी वही हो रही है। तो जब ऐसा केस होता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन अगर सिटीज़न होगा तो वो फिर आपकी टैक्सेबल नहीं होगी उस केस में। फॉरेन सिटीज़न को टैक्सेबल तभी होती है फॉरेन सिटीज़न जब तक वो कमाई इंडिया से ना हो। फॉरेन यहाँ पर फॉरेन वाले की टैक्सेबल तभी होगी जब तक उसकी कमाई इंडिया से ना हो, यानी कि इंडिया में एक्रू होनी चाहिए, तभी फॉरेन वाला टैक्सेबल होता है, फॉरेन सिटीज़न। इंडियन सिटीज़न टैक्सेबल हमेशा होता है, चाहे वो अगर वो इंडिया का रहने वाला है, चाहे वो इंडिया के अंदर कमा रहा है, उसकी एक्रू इंडिया से हो रही है, चाहे इंडिया के बाहर भी हो रही है ना, तब भी वो टैक्सेबल होता है। बट इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। इससे बढ़िया मुझे लगता कोई बता पाएगा ठीक है, इससे बढ़िया कोई मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पूरा का मैंने पॉइंट्स आपके सारे के सारे कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको सच में अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कर देना, और थैंक यू सो मच। अगली वीडियोस में मिलते हैं, थैंक यू।